कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप, किस पर होगी किस्मत मेहरबान? यूएस इलेक्शन के साथ दुनिया न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन पे मैं हूं आपकी मेजबान मरियम ज़िशान। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। कई रियासतें ऐसी हैं जहां पर रिजल्ट्स आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अब तक 19 रियासतों में ट्रंप आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि 12 रियासतों में कमला हैरिस आगे दिखाई दे रही हैं। हम आज की ट्रांसमिशन में देखेंगे कि कौन किस पर भारी है और इन नताइज पर कौन किस तरह से असरअंदाज हुआ, किसने सबसे बेहतरीन अंदाज में अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई है। क्योंकि 50 रियासतें हैं, 538 इलेक्टरल वोट, 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। 7 स्विंग रियासतें पांसा पलट सकती हैं और कहा जा रहा है कि 7 स्विंग रियासतें ऐसी हैं जिनके पास व्हाइट हाउस की चाबियां हो सकती हैं। इस वक्त जो भी रिजल्ट आए हैं उसमें एक्सपेक्टेड था कि इन रियासतों में यही दोनों उम्मीदवार कामयाब होंगे, इनकी जीत यहां से यकीनी थी। लेकिन 7 स्विंग रियासतें फैसला करेंगी कि व्हाइट हाउस का मकीन कौन होगा। पोल्स के मुताबिक नताइज आएंगे या फिर कोई अपसेट हो सकता है और सरप्राइज मिल सकता है कि इंतखाबात के नताइज दूसरी बार ट्रंप को सदर मुंतखब कर देंगे या फिर अमरीकी तारीख में पहली बार कोई खातून अमरीकी सदर बनेंगी। तो ये सब जानेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल भी मौजूद होगा और हमें यूएस से हमारे नुमाइंदगान भी ज्वाइन करेंगे जो वक्तन फ़वक्तन हमें अपडेट्स देते रहेंगे और ताज़ा तरीन रिजल्ट से आगाह करेंगे। आलमी अमूर के माहिर हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर हसन अस्करी साहब, मैं अपने पैनल का इंट्रोडक्शन करा दूँ तो रसूल बख्श रईस साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और इसके अलावा डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और रिपब्लिकन हसन अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। हसन अस्करी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे कोरेस्पोंडेंट इस वक्त यूएस में मौजूद हैं, हसन रज़ा। उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। हसन, यहाँ तो सुबह हो चुकी है और हम सब इस वक्त ऑफिस में मौजूद हैं। यकीनन वहाँ पर रात का पहर शुरू हो चुका है। कैसी गहमा गहमी है? नताइज आने का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन रिजल्ट्स क्या हैं? देखिए, अब तक के ताज़ा तरीन रिजल्ट के मुताबिक ट्रंप जो है वो उनके पास 205 जो है वो इलेक्टोरल वोट जो है वो हासिल कर सके हैं और इसके साथ जो कमला हैरिस हैं वो 117 वोट जो है वो लेकर दूसरे नंबर पर हैं। अभी तक जो है वो कुछ बड़ी रियासतें जिसे ये कहा जा सकता है कि ब्लू रियासतों के जो है वो रिजल्ट आना अभी बाकी हैं। इसी तरह रेड जो कहा जा सकता है कि जो रिपब्लिकन रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं उनके भी कुछ रिजल्ट आना बाकी है और ख़ास तौर पर जो स्विंग रियासतें हैं उनके रिजल्ट्स आना भी बाकी हैं और ये तवक्को की जा रही है कि वो कोई बड़ा जो है कोई अपसेट सामने आ सकता है। लेकिन अब तक के जो रिजल्ट सामने आए हैं वो चीज़ें अगर मैं आपके सामने रखूं तो ओक्लाहोमा से 7 वोट इसी तरह रिपब्लिकन पार्टी को जो हासिल हुए और माजी से ये रिपब्लिकन पार्टी का ही जो है वो घर कहलाता था। इसी तरह अगर मैं रखूँ अलाबामा में वो भी रिपब्लिकन का ही घर कहलाता था, वहाँ से भी वो हासिल करने में कामयाब हो सके हैं। इसी तरह दीगर जो है वेस्ट वर्जीनिया में ये 2000 से आज तक जो है वो रिपब्लिकन पार्टी का घर कहलाता था और 4 इलेक्टोरल वोट थे वो भी हासिल करने में कामयाब हो सके हैं। फ्लोरिडा जो कि इंतहाई अहम रियासत करार दी जा रही थी, यहां पर अगर इसकी बात की जाए तो ये 1992 में रिपब्लिकन होता था, फिर उसके बाद 96 में जब ये इंतखाब हुआ तो यहां से डेमोक्रेटिक ने 25 जो इलेक्टोरल वोट हासिल किए। तो ये सिचुएशन बदलती रही। ये एक बुनियादी तौर पर बड़ी अहम रियासत करार दी जा रही थी। 30 इलेक्टोरल वोट्स थे और 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार में आने के लिए पहली दफा इलेक्शन लड़ा था और कामयाब हुए थे तो उन्होंने डेमोक्रेटिक से उठा के रिपब्लिकन में ले गए थे और रेड स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। तो जो अगर देखा जाए तो 29 उस वक्त जो है इलेक्टोरल वोट थे इस रियासत के और अब 30 थे। ये रियासत अब रिपब्लिकन नहीं रही और यहाँ पर भरपूर तरीके से जो है वो दोनों सियासी जमातों की जानिब से ऐसा कहा जा सकता है कि अभी उन रियासतों के रिजल्ट्स आए जहां पर एक्सपेक्टेड था कि यही उम्मीदवार जीतेंगे। जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां से कब तक नताइज आना शुरू हो जाएंगे?
वहाँ पे पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, इसी तरह जो दीगर है, वो बड़ी अहम रियासतें तस्वुर की जा रही हैं। उनके अभी रिजल्ट्स पर जो है वो फोकस किया जा रहा है और इम्कान यही है कि अगले 1-1.5 घंटे तक जो है वो शायद 1-2 रियासतों के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएं, क्योंकि ये वो रियासतें हैं 7 जिस पर फोकस किया जा रहा है कि मिशिगन और पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन, ये 3 रियासत अगर मिल जाए तो फिर ये माजी के 3 अगर आप उठा के देखें तो आपको अंदाजा होगा कि इन्होंने हमेशा सदर का पलराबारी किया और जो यहां से रियासतों से कामयाबी हासिल करता है वो हमने देखा, तो उसके पास व्हाइट हाउस का जो है वो चाबी हासिल करने में ठीक है। यानी अभी तक हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि स्विंग स्टेट्स के रिजल्ट अभी आना बाकी हैं। तो डॉक्टर हसन अस्करी साहब माहिर अमूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि उन्होंने इन तमाम तर इलेक्शंस में अब तक क्या रीड किया है। डॉक्टर साहब, रिजल्ट्स अब तक के आपके सामने हैं, क्या लगता है आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है या जिस तरह से बरतरी हासिल किए रखे हैं ट्रंप, इन्हीं को बरतरी हासिल रहेगी? देखिए, अभी इब्तदाई नताइज हमारे सामने आए हैं, उसमें अगरचे ट्रंप की बरतरी है, लेकिन ये है कि अभी बहुत से नताइज आने बाकी हैं। 50 स्टेट्स हैं अमेरिका की जहाँ से मुख्तलिफ वोट्स की तादाद है। तो मेरा ख्याल ये है कि 2 घंटे अभी और लगेंगे। अच्छा। उसके बाद फिर हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मौजूदा ट्रेंड, जो कि हमें ये ट्रेंड ट्रंप की तरफ नज़र आ रहा है, ये ट्रेंड कायम रहेगा या इस ट्रेंड में कोई तब्दीली जो है रूनुमा होगी। क्योंकि जो बड़ी रियासतें हैं उनमें कुछ स्विंग स्टेट्स कहते हैं जिनके मतलब ये यकीन नहीं है कि किधर जाएंगे। उन बड़ी स्टेट्स का कैलिफोर्निया का मुकम्मल नतीजा पहुंच जाएगा। उसके अलावा टेक्सास के 40 वो आम तौर पे जो है वो स्टेट के नतीजे उसके भी अच्छे खासे आ चुके हैं, लेकिन मुकम्मल नहीं हुए। पेंसिल्वेनिया है जिसमें 19 है। न्यूयॉर्क आम तौर पे डेमोक्रेटिक है जिसके 28 मेंबरान हैं। तो मेरा ख्याल है 2 घंटे में हमें ये पता लग जाएगा कि ये रुझान सस्टेन होगा कि इसमें कोई बड़ी नुमायां तब्दीली होगी। लेकिन आम तौर पे हमने यही देखा है जो ट्रेंड एक चलता है वो कम ही तब्दील होता है, लेकिन उस इम्कान को हम रद्द नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं जो ट्रेंड चलता है वो कम ही तब्दील होता है, लेकिन अभी 2 घंटे हैं, 2 घंटे में सिचुएशन वाजे हो जाएगी। रसूल बख्श रईस साहब, आपके नज़र में सदारत का ताज किसके सर सजने वाला है, ट्रंप या कमला हैरिस? देखिए, आपने सीधा सवाल पूछ लिया है, तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो नताइज हैं वो साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में जा रहे हैं कि 3 हिस्सों में तकसीम करें कि एक जो नीली रियासतें हैं वो तो डेमोक्रेट्स की हैं, वो उनमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई, और जो सुर्ख रियासतें हैं उनमें भी अभी कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। लेकिन 6-7 रियासतें जिनकी बात शुरू में आप कर रही थी, उनमें 3 किस्म के ट्रेंड हैं। एक में यह है कि क्या ये कमाला हैरिस लाइकली कि हो सकता है कि वो जीतेंगी या डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। उनमें हैरानी की बात यह है कि वर्जीनिया में गरचे इस वक्त 1.3% की लीड थी अभी जब मैंने देखे रिजल्ट्स, तो डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन इसको जो अमेरिकी मीडिया है वो ये कह रहा है कि लाइकली डेमोक्रेट्स है, कि यहाँ पे बहुत बड़ा अपसेट हो सकता है, क्योंकि माजी में 2-4 इलेक्शंस में वर्जीनिया रिपब्लिकन जीते हैं, तो वहाँ पे आ सकता है। लेकिन ओवरऑल हम पिक्चर देखें ये स्विंग स्टेट्स की कि किसी तरफ भी जा सकती हैं ये रियासतें, वहाँ पे जो चांसेस की बात हो रही है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ये बता रहा है, उसमें 75% चांसेस डोनाल्ड ट्रंप के हैं। अगर वहाँ पे इस तरह से ट्रेंड चलता है, जो पहले जब मैंने देखा तो 65 था, 65, 69, 71, 75 और आगे तक ये बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ता है तो गालिबन डोनाल्ड ट्रंप ही अगले सदर होंगे। ठीक है, लेकिन वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंतखाबात पर असरअंदाज होते हैं और किन चीज़ों को अहमियत दी जाती है इन इंतखाबात के लिए, ये भी बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। इस पर मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद साहब आपके पास आना चाहती हूँ। जो ट्रेंड इस वक्त चल रहा है और हम देख रहे हैं कि रिपब्लिकन बाजी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ये ट्रेंड तब्दील हो सकता है? जैसे अभी बात हो रही थी
कि इट्स लिटिल बिट टू अर्ली। जो आप देख रहे हैं कि 200 सम इलेक्टोरल कॉलेज ट्रंप ले चुके हैं, इसके अंदर कोई भी ऐसा रिजल्ट जो ऐसा नहीं है जिसके ऊपर तशवीश हो। मुझे जो थोड़ा सा इसमें जो लग रहा है कि पेंसिल्वेनिया के अंदर 52% रिजल्ट, स्टेट वाइड के अंदर वो 2 पॉइंट बड़ी मच आगे हैं। दैट्स अ बिग रिजल्ट। अगर वो पेंसिल्वेनिया जीत जाते हैं तो आई बिलीव देन ट्रंप इज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। तो ये जो हम समझ रहे थे कि ये मुश्किल होगा, और इस वक्त 50% प्लस वोट वो लेके बैठे हुए हैं, और 48% हैरिस के पास है। तो कहने यहाँ इसका मतलब यह है कि 2-1% जो वोट है वो थर्ड कैंडिडेट्स में भी डिवाइड हो चुके हैं वहां पे। तो थर्ड और फोर्थ कैंडिडेट में, तो दैट्स दिस इज मोर अलार्मिंग टू मी देन एनीथिंग एल्स। फिर इसी तरह नॉर्थ कैरोलिना के अंदर जो ट्रेंड है, जो जो वहाँ के जो सिटिंग डेमोक्रेट गवर्नर हैं, सीम्स लाइक कि वो भी शायद अपना इलेक्शन हार जाएंगे। तो ये दो जो स्टेट्स हैं, इसको देखते हुए मैं इस वक्त अगर इफ आई बेट एनीथिंग तो सीम्स लाइक ट्रंप इज लीडिंग, not because of 200 some electoral college, because of these two states। लेकिन at the same time कामला हैरिस जो है वो इस वक्त मिशिगन के अंदर लीड कर रही हैं, जो वो भी एक ऑफसेट है जो डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे थे कि ये उनकी है। इसी तरह एरिज़ोना जो हम समझ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ले जाएंगे, वो नेक टू नेक चल रहा है। तो इस 2-4 चीजों को जब आप सामने रखते हैं तो स्लाइटली वेरी स्लाइटली डोनाल्ड ट्रंप इज काइंड ऑफ अहेड पार्शियली, लेकिन ये है कि नथिंग वैसे वो वेरी कौन से क्लियर फैक्टर्स हैं आपकी नजर में, आप क्या समझते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जिससे जीत मुमकिन होगी, अगर होगी तो रिपब्लिकन्स की? देखिए, जो जीत मुमकिन अभी तो लिटिल बिट टू अर्ली, लेकिन मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेट पार्टी के अंदर, जो मैं सुबह से बोल रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें थी, जो बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने का बिल पास किया था, सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट की थी किसी भी प्रेसिडेंट से ज्यादा, इन चीजों को डिस्कशन में ही नहीं लाया जा सका। फिर कामला हैरिस के पास टोटल 100 कुछ दिन थे जिनकी उन्होंने कैंपेन की, वर्सेस 2 साल डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन के। तो एक वो भी इनको इतना वो यानी फेयर टाइम नहीं था इनके पास, जो अगर ये शुरू से, तो मैं समझता हूँ कि अगर ये इलेक्शन हम हारते हैं तो इसका डिस्क्रेडिट मैं जो प्रेसिडेंट बाइडेन को दूंगा, नॉट बिकॉज ही डिडंट वर्क वेरी राइट। उनको इस इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए था टू बिगिन विद। वो किसी और कैंडिडेट को शुरू में ही ऐलान करते अपना इस चीज का कि मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। और उनके जो भी एडवाइजर्स थे उस वक्त, उन्होंने इनको जो एडवाइस किया, और उन्होंने वो जो बड़ा प्रेशियस टाइम ज़ाया किया डेमोक्रेट कैंडिडेट का, आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट रीजन अगर ये इलेक्शन कामला हैरिस हारती है तो। ठीक है, राजा हसन साहब रिपब्लिकन रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजा हसन साहब, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? हतमी तौर पर तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर जीत आपका मुकद्दर बनती है तो किस तरह से आप देख रहे हैं रिपब्लिकन्स ट्रीट करेंगे अमेरिकन को? और अगर हार आपका मुकद्दर बनती है तो क्या खुले दिल से तस्लीम किया जाएगा, या फिर वो 2020 वाला हम देखेंगे दोबारा से रिवर्स होगा सीन? देखें, एक टाइन करता हूँ आंसर के अभी बात हो रही थी बाइडेन के बारे में, एंड यू नो हाउ देयर वाज अ फेल्ड amount of time left for Vice President Harris. तो outside in my answer in the sense कि अगर आप देखें तो दोनों sides को 4 साल का report card मिला है. Trump was our president for 4 years and Harris effectuated a vice presidency. And in many interviews उसने कहा कि she wouldn't change anything. And so as a result, it's safe to assume कि many of the administrative decisions would be similar. तो आंसर करने में अब माइक्रोस्कोपिक लेंस हम पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना पे डाल रहे हैं, जैसे पहले कहा गया। पेंसिल्वेनिया हैज 19 इलेक्टोरल वोट्स और नॉर्थ कैरोलिना हैज 60। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो अभी हो रही है कि इन पास्ट इलेक्शंस नॉर्थ कैरोलिना में 2016, 2020 में ट्रंप जीते, और आज के जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं नॉर्थ कैरोलिना के, इट सीम्स दैट ही इज बीटिंग हिज ओन नंबर्स from the 2020 election by 3%. So I think it's a very viable reality that Trump will be our next president. As far as what happens if he's not president, I think we already have that report card. हमारी जो economic inflation और issues और मसले चल रहे हैं economy में,
those are as a result of President Biden and Vice President Harris. जो हमारी migrant crisis है, where we lack legal immigration vehicles, that is as a result of the current administration. And as far as these junk globally that we are enthralled in, that is also as a result of Vice President Harris. So I think the answer as far as what will happen, I hope not much more of the same. And I hope as a result of this election, we will have new leadership. We'll be able to usher in an era of growth, innovation. If you were alluding to the fact of the potentiality of, others saying that there was a potential revolt that took place in this country, I think जो revolt है, वो July 21st पे हुआ जब Democratic Party turned on a sitting President Biden, and asked him to step down. तो ठीक है, आपने जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जिसमें इकोनॉमी, इमिग्रेशन, ये जो मामला थे ये नुक्ता मरकज़ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर हसन अस्की साहब, इन इलेक्शंस में अबॉर्शन भी एक अहम मामला रहा है, तो ये जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं राजा हसन साहब ने, ये किस हद तक असरअंदाज हुए अमरीकी इंतखाबात में? देखिए, अमरीकी इंतखाबात पे अंदरूनी फैक्टर्स जो हैं वो हमेशा ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, और यहाँ हमें यही चीज़ जो है वो नज़र आती है, क्योंकि इस वक्त जो ज़्यादा थिंकिंग वहाँ ये है कि अगर कामला हैरिस इलेक्शन जीतती है तो बाइडन की जो मौजूदा पॉलिसीज़ हैं वो कंटिन्यू करेंगी, और इस कंटिन्यूटी का जो असर है उसकी वजह से भी बहुत से वोट जो हैं इधर से, यानी इधर डेमोक्रेट से रिपब्लिकन की तरफ गए हैं, क्योंकि इस दौर में जहां हमें अंदरूनी तौर पर इकॉनमी में मुश्किलात नज़र आई, अगरचे कुछ काम उन्होंने किए, लेकिन ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है अमेरिका के अंदर वो हमें बढ़ती हुई नज़र आती है। दूसरा ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका की एबिलिटी या अमेरिका की कैपेबिलिटी एक रोल प्ले करने की, वो भी पहले की निस्बत हमें कम नज़र आती है, उसकी अमेरिका की मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ है। तो इस फ्रेमवर्क में जो नारा उसने लगाया ट्रंप ने, जो पहले भी लगाया था अमेरिका फ़र्स्ट का और इमिग्रेशन को रोकने का, और ये कि जो इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिकन लाइबिलिटीज़ कम करने का, कि जो यही पॉलिसी जो 20 तक वहाँ मौजूद थी, उस पॉलिसीज़ ने अंदरूनी तौर पर ज़्यादा अपील हमें नज़र आती है। और ये बात भी सही है कि अगर बाइडन साहब बहुत पहले फ़ैसला कर लेते कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो मेरा ख़्याल ये है कि फिर डेमोक्रेटिक पार्टी को अपने कैंडिडेट के बारे में फ़ैसला करके और उसके बाद कैंपेन चलाने में एक मार्जिन ज़्यादा मिल जाता है। और यहाँ पे बाइडन की वजह से अर्ली स्टेजेस में जब प्राइमरीज चल रही थी, एक कन्फ्यूजन की सिचुएशन हमें जो है डेमोक्रेट पार्टी में नज़र आई। तो लगता यही है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की मुश्किलात का दौर जो है वो शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी हम 2 घंटे और इंतज़ार करेंगे डेफिनेट बात करने के लिए। नहीं कह सकते, आप बार बार कह रहे हैं कि 2 घंटे हमें इंतज़ार करना होगा, लेकिन रसूल बख्श रईस साहब, हमने इलेक्शन कैंपेन भी देखी दोनों रहनुमाओं की, दोनों उम्मीदवारों की, किसकी इलेक्शन कैंपेन ज़्यादा इफेक्टिव आपको लगी? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी कि उन्होंने इमिग्रेशन को एक नुमाया इशू के तौर पर पेश किया, जिसकी के पजीराई वाइट वर्किंग क्लास में, रूरल एरियाज़ में जो कम पढ़े लिखे अमरीकी हैं, और यहाँ तक कि कुछ जो लैटिनो वोटर्स हैं, ब्लैक वोटर्स हैं, उनको भी उन्होंने ये मैसेज दिया कि देखें, ये जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनकी वजह से आपको जॉब नहीं मिल रहे, वो सही या गलत उसकी सेहत पे हम नहीं जाते, उसमें बहुत रेट्रिक थी, बहुत सी फल्सिफिकेशन थी फैक्ट्स की, लेकिन एक मोतबर इशू के तौर पर उन्होंने कौम के सामने रखा। और वो जो मेक्सिको के बॉर्डर के साथ दीवार बनाई थी लास्ट टाइम, उसको हाईलाइट किया, ये सारी चीज़ें। और ये कि मैं सबसे बड़ी डिपोर्टेशन शुरू करूँगा अमेरिका की तारीख की, तो वो एक इशू डेमोक्रेट्स ने इशू बनाने की कोशिश की अबॉर्शन को, वो नहीं बन सका। हालांकि ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा इशू है और 54% वोटर्स अमेरिकन इलेक्शन में ख़वातीन ही हैं,
लेकिन अगर की हम बात कर रहे हैं अभी तक कि अगर कमाला हैरिस हारती हैं तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिन इश्यूज़ को उन्होंने इम्पोर्टेंट समझा था उन्होंने वो अवाम के नज़दीक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। एक और बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो इंडोर्समेंट थी कमाला हैरिस की वो मेरे नज़दीक वो गलत थी। क्यों गलत थी? इसलिए कि उसको वक्त ही नहीं मिलना था कि वो अपने आप को, जो एक मलबा गिरा है अमेरिका की सोसाइटी में बाइडन की नाअहली की वजह से या गलत पॉलिसियों की वजह से, वो उससे अपने आप को आज़ाद कर पाती। उनके जो हामी हैं, और ज़ाहिर है कि उन्होंने ज़्यादा फंड रेज किए, सब कमर्शियल इस बात पे कि कमाला हैरिस बाइडन नहीं है। लेकिन जब बाइडन की 4 साल की पॉलिसी में वाइस प्रेसिडेंट वहाँ काबीना का हिस्सा होती हैं, वहाँ बैठी हैं, जब वहाँ पे कमरे में मौजूद हैं, मेज़ के ऊपर मौजूद हैं, तो वो मुकम्मल तौर पर लोगों की नज़रों में कैसे मुख्तलिफ कैंडिडेट अपने आप को शो कर सकती हैं। ये डेमोक्रेट्स के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। जो इस वक्त जो आप देखें, ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, जो गवर्नर्स की जहाँ पे कंटेस्ट हो रहे हैं और फिर हाउस के और सेनेट के, उसमें भी लगता है कि रिपब्लिकन्स का पलड़ा जरा भारी नजर आता है। और ठीक है, आपको रिपब्लिकन्स का पलड़ा भारी नजर आया, लेकिन मैं इलेक्शन कैंपेन की बात कर रही थी, किसके मुतासिर कौन रही। इसके साथ साथ कमला हैरिस बतौर उम्मीदवार उनको किन चैलेंजेस का सामना रहा, ये ताहिर जावेद साहब से मैं जानना चाहती हूँ, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि किस उम्मीदवार की इलेक्शन कैंपेन ज़्यादा मजबूत रही, किसने कितना पैसा खर्च किया, और एक खातून उम्मीदवार की हैसियत से कमला हैरिस को किन किन चैलेंजेस का सामना रहा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें हमारी कोरेस्पॉन्डेंट सना फातिमा ने ज्वाइन किया है सैन फ्रांसिस्को से। उनसे जान लेते हैं कि वहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। सना, बताइएगा, एक तो वोटिंग का प्रोसेस कैसा रहा और नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो अब तक के रिजल्ट्स क्या हैं? सना की आवाज़ गालिबन हमारे तक नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करेंगे कि उनसे दोबारा रब्ता करें। मैं अपने सवाल की जानिब दोबारा वापस जाती हूं। ताहिर जावेद साहब, आपके सामने मैंने सवाल रखा था कि बतौर खातून उम्मीदवार किन किन चैलेंजेस का सामना रहा कमला हैरिस साहिबा को? उनको जो सबसे बड़ा एक जो उनकी जो मैं समझता हूँ कि चैलेंज रहा, वो अपनी ही कम्युनिटी के अंदर, अफ्रीकन अमेरिकन के अंदर मेल को उस लेवल तक ये मुतहरक नहीं कर सकी जो जिसका होना बड़ा ज़रूरी था। उसके बाद इनको टाइम बहुत कम मिला। उस कम टाइम की वजह से जो जितना टाइम मिला, अब ये देखें ना कि जब इनके हाथ में इनकी नॉमिनेशन हुई, तो उस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप, उस वक्त भी यही सोच थी कि ये तो इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन है। तो वहां पे जब कैंडिडेट चेंज करके इन्होंने वापस उसको बिल्कुल एब्सोल्युटली टॉस अप, अभी भी हम ये 100% श्योर नहीं कह सकते कि ये इलेक्शन किस तरफ जाएगा, लेकिन विद इन 100 सम डेज उसको इस लेवल तक ये लेकर के आई कि आज इसके ऊपर इस तरह तबसरे हो रहे हैं। और अभी भी लग रहा है कि ये इलेक्शन का रिजल्ट आज क्लियर नहीं होगा, ये इतना क्रिस्टल क्लियर आज भी नहीं होगा। तो ये एक, अगर इनको समझें कि ये 100 दिन की बजाय 200 दिन मिले होते, तो शी वुड हैव डन अ लॉट बिगर एंड बेटर डिफरेंस। अब अच्छा, तो आप बोलने कह रहे हैं को इलेक्शन कैंपेन ज्यादा मैटर करती है बजाय इसके कि 4 साल जो कारकर्दगी और जो पॉलिसीज रही जो बाइडेन की, वो मैटर नहीं करेंगी? नहीं, वो अपनी जगह हर चीज मैटर करती है, लेकिन जो आपकी अच्छाइयाँ, ये तो नहीं है कि भाई वो डिजास्टर, उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी। अब देखें, सबसे एंड ऑफ द डे किसी ने पूछा था प्रेसिडेंट, आई डोंट रिमेंबर द नेम, के भी आप कौन सी चीज है जो आपको इलेक्शन जिताते, तो उसने बोला जॉब्स 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 एंड जॉब्स। तो इससे ज्यादा तो जॉब्स, प्रेसिडेंट बाइडेन से ज्यादा जॉब्स तो किसी ने भी अपने किसी 4 साल टेन्योर के अंदर क्रिएट नहीं की थी, न्यू जॉब्स। तो उसके बावजूद ऑब्वियसली वो अपने मैसेजेस को ट्रांसलेट करके लोगों तक नहीं पहुंचा सके, अगर वो इलेक्शन के अंदर रिजल्ट नहीं देख रहे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक, देखें ना, अब जब उसको देखा जाएगा, मैं आज भी आपको बोलता हूँ
कि प्रेसिडेंट ट्रंप के 4 साल का जो दौर था और प्रेसिडेंट बाइडेन के 4 साल का जो दौर था, प्रेसिडेंट बाइडेन के 4 साला दौर को जब हिस्ट्री में लिखा जाएगा, देखा जाएगा या एक्सपर्ट्स इसके ऊपर बात करेंगे तो वो पिछले 4 साला दौर से वो बेहतर बेहतर उसको करेंगे। जिस तरह इन्होंने कोविड को हैंडल किया था, वो बाकी चीज़ें, वो इश्यू नहीं है। वो मतलब अपनी जगह होता अगर उसमें कोई बहुत ज़्यादा खराबियाँ होती। लेकिन ये अपनी अच्छाइयों को भी मार्केट नहीं कर सकी। अब औरतों के लिए इससे ज़्यादा क्या इश्यू हो सकता है कि उनकी अपनी बॉडी के ऊपर उनका जो डिसीजन है वो स्टेट कर रही है। उस मैसेज को भी जिस तरह फायर अप होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। वो नंबर 1 मैसेज होना, वो नंबर 1 इश्यू क्रिएट हो जाना चाहिए था, जो नंबर 1 इश्यू नहीं क्रिएट हो सका। तो ये कोताहियाँ जो हैं वो हैं। और कामला हैरिस की जो पर्सनल एक जो स्टाइल है ना, वो भी इतना पर्सनलाइज नहीं होता। जैसे हिलरी क्लिंटन का एक स्टाइल था कि वो अपने 2000-3000 जो टॉप के उसके सपोर्टर्स थे, वो उनको बाय नेम जानती होती थी। वो उनको कॉल कर कम से कम होमवर्क करके कॉल करती थी और उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करती थी। कामरा को टाइम भी नहीं मिला और कुछ वो उस तरह एक पर्सनलाइज रिलेशनशिप जो आपके जो मेन बंदे होते हैं जो इलेक्शन के अंदर, वो अपने पीछे हजारों लोगों को लेकर के चल रहे होते हैं, जो आपके सेरेगस वगैरह। तो वो भी मेरा ख्याल इनको इतना टाइम नहीं मिला, जिसके ऊपर एक जो टीम बिल्डिंग थी वो नहीं हो सकी। फिर जब ये इलेक्शन में आई हैं तो इन्होंने अपनी जो प्रेसिडेंट बाइडेन की टीम थी उसको कैरी नहीं किया। इन्होंने 100 दिन पहले, 100 कुछ दिन पहले अपनी न्यू टीम को किया। तो नई टीम को अंदर आते तो हुए क्या 2-4 लगता है आपको, दिन। अगर कैमला की जगह कोई और उम्मीदवार होता तो वो बेटर चॉइस होता, क्योंकि कैमला के पास चूंकि जिम्मेदारियां भी थी बतौर वाइस प्रेसिडेंट, इसलिए वो इतनी इफेक्टिव कैंपेन ना कर सकी? नहीं, नहीं, मैं इसको तो नहीं इस तरह नहीं बोलूँगा, क्योंकि बेसिकली जो 100-100 कुछ दिन में जो इन्होंने जितना इसको बिल्कुल एब्सोल्यूटली उस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप की सॉलिड विक्ट्री नज़र आ रही थी जब इनके हाथ में कैंपेन आई। और आज इस वक़्त हम जब बात कर रहे हैं तो स्टिल नॉट क्रिस्टल क्लियर कि ये किस तरफ इलेक्शन जाएगा। तो ये क्रेडिट तो इनको जाता है कि शी वाज़ नॉट शी वाज़ अ गुड कैंडिडेट। उनको एक टाइम नहीं मिला। और दूसरा 1-2 चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि इनकी ये कर नहीं सकती थी, ये भी टेक्निकली इनको ये हुई कि प्रेसिडेंट बाइडेन की जो टीम है ऑब्वियसली वो इनके करीब नहीं थी। तो इनको हमेशा अच्छा। हर कैंडिडेट चाहता है कि वो उन लोगों को फ्रंट पे लाए जिनको 4, 5, 10 साल से जानता हो, उनके साथ वर्क कोलेशन उनका बना हुआ होगा। तो उस वजह से वो जो ब्रांड न्यू टीम भी आई, कैंडिडेट भी नया है, फिर टीम भी नहीं आ गई। फिर कुछ तकरीबन 15-20 दिन के लिए तो हमें पार्टी के अंदर यही कंफ्यूजन था कि कौन सी स्टेट को कौन सा बंदा लीड करेगा, जो क्लियर ही ठीक नहीं है। हो रहा था। और काफी सारा टाइम तो ये एक मिडल ऑफ नॉट इवन मिडल टुवर्ड्स द एंड जो कैंडिडेट चेंज करना पड़ा, वो अच्छा जरूर हुआ। हम तो बहुत बुरा इलेक्शन शायद हारते, तो लेकिन वो टाइम कम था। आई वुड से दैट्स द बिगेस्ट डिस्क्रेडिट ठीक है। फॉर कामला ठीक है, हैरिस। तो आप कह रहे हैं कि चूंकि उन्हें वक्त कम मिला है, तो अगर अभी तो सिर्फ मफरूजों पर ही बात हो सकती है ना, अगर हार मिलती है डेमोक्रेट्स को तो इसकी एक बड़ी रीज़न ये भी हो सकती है। सना फातिमा ने हमें एक बार फिर ज्वाइन कर लिया। सना, आप इस वक्त कहाँ हैं और यहाँ के रिजल्ट्स क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल। आई होप यू कैन हियर मी। मैं इस वक्त कैलिफोर्निया में हूँ और वेस्ट कोस्ट में ये आता है। ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के टाइम में भी डिफरेंस है। अभी लास्ट वीक हम लोग ने अपना टाइम कैलिफोर्निया में 1 घंटा और पीछे हो गया है, तो टोटल देखा जाए तो 4 घंटे का फ़र्क है। तो ईस्ट कोस्ट की जो स्टेट्स हैं वहाँ पर तो पोलिंग का जो अमल है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी भी 3 घंटे हैं। रात 11 बजे तक जो है यहाँ पर जो इलेक्शन का प्रोसेस है, पोलिंग का अमल है, वो जारी रहेगा। मैंने खुद भी एक पोलिंग स्टेशन का यहाँ पर विजिट किया है और बहुत ही वेलकमिंग स्टाफ था, उनसे मैंने बातचीत भी की। इस साल के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के रुझान के बारे में भी उनसे मालूम किया और सारा दिन से जो इलेक्शन रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको भी मैं मॉनिटर कर रही हूँ। तो एक वाज़ेह तौर पे बढ़तरी नज़र आ रही है मैं ट्रंप की यहाँ पर। तकरीबन 20 स्टेट्स में वो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से जीते हैं और इसके अलावा 8 स्टेट्स में वो लीड कर रहे हैं। जबकि अगर कमला हैरिस की हम बात करें तो सिर्फ 8 रियासतों में जो है उन्होंने अब तक वाज़ेह बढ़तरी हासिल की है। उसके अलावा 6 स्टेट्स में वो लीड कर रही हैं। तो देखा जाए तो ट्रंप को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है, लेकिन क्योंकि यूएस में स्विंग स्टेट्स का एक बहुत बड़ा किरदार है, जिन्हें हम बैटल ग्राउंड स्टेट्स भी कहते हैं, तो उनके रिजल्ट्स अभी तक वाज़ेह नहीं हैं। खासतौर पे पेनिसिल्वेनिया जो ईस्ट कोस्ट में है, उसके रिजल्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उनका झुकाव किस तरफ होगा। तो सबकी ही नज़रें लगी हुई हैं इस वक्त
कि जो स्विंग स्टेट्स हैं उनमें क्या सूरत हाल है। बहुत ही कम मार्जिन से उन स्विंग स्टेट्स में जो है ट्रंप को जो है वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से एरिज़ोना है, जॉर्जिया है, इसके अलावा नॉर्थ कैरोलिना है। 1 या 2% की मार्जिन से ट्रंप वहां लीड कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जब तक आज की रात कहा नहीं जा सकता है गुजरती है कि अभी इस तक वक्त जो कुछ भी कहना। जीत या हार का इन्हिसार है वो स्विंग स्टेट्स पर किया जा सकता है, और जब तक वहां के रिजल्ट्स नहीं आ जाते तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन इस वक्त जो है ट्रंप की बर्तरी दिखाई दे रही है वेरी स्लाइटली। हसन रज़ा, एक तो टाइम जोन से मुतालिक मैं आपसे जानना चाहती हूँ, चूँकि मुख्तलिफ टाइम जोन है तो ये इलेक्शन के नताइज पर असरअंदाज हो सकते हैं, और कैंपेन आपकी नज़र में सबसे अच्छी किसने चलाई? देखिए, एक चीज़ तो वाज़ेह है कि अभी क्योंकि कुछ स्टेट्स के रिजल्ट आना इसलिए बाकी हैं कि क्योंकि अभी जिसा आज से अब से तकरीबन 3 घंटे पहले तक जो है अलास्का और एक और स्टेट में जो है वो वहाँ पर पोलिंग इख्तिताम पजीर हुई है। इम्कान यही है। फिर उसके बाद जो इलेक्शन बोर्ड है उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि कुछ हमें मेलिंग के ज़रिए भी जो वोट आते हैं, ये 5 नवंबर तक की शाम तक, उसको भी हम दोबारा जो है वो हम खोलेंगे, उसको भी जो है वो बाकायदा इकट्ठे कर रहे हैं, कुछ दरकार होगा। दूसरी चीज, इंतखाबी मुहिम अगर देखा जाए तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की जानिब से भरपूर की गई, लेकिन तेजी उस वक्त आई कि जब जो है जो बाइडेन ने अपने आप वो दस्तबरदार हुए और कमला हारिस जो है वो मैदान में उतरी। और ये माजी की तमाम इलेक्शन आप उठा के देखें, इस इलेक्शन में एक बड़ा फर्क आपको ये नजर आता है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक की जानिब से रिपब्लिकन की निस्बत ज्यादा पैसा खर्च किया गया है, और उन रियासतों पर ज्यादा काम भी किया जो कि स्विंग रियासतें कहलाती हैं, जिसमें जॉर्जिया है, मिशिगन है, पेंसिल्वेनिया है, विस्कॉन्सिन है। तो वहां पर ज्यादा फोकस इसलिए किया गया कि उनको खदशा है कि मिशिगन भी हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, पेंसिल्वेनिया में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो वहां पर उन्होंने तमाम रियासतों को बाकायदा तौर पर तरजीहात में शामिल रखा, और इल्जामात तो लगे और मुनाजरे भी हुए आपस में। जो है वो कमला हारिस ने जो बाइडेन के गुज़श्ता जब वो थे तो उनकी दौरे हुकूमत पर तनकीद का निशाना बनाया, और फिर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन इंतजामिया पर, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से उन्होंने जंग का आगाज़ किया इसराइल को लेकर और फिर गजा पर अटैक किए, उस पर उनका बयानिया सामने आया। फिर इकोनॉमिक प्लान को बहुत संजीदगी से लिया गया। यहाँ की आवाम से जब मैं मिला हूँ, ख़ास तौर पर वो पाकिस्तानी हो या अमेरिकन हो, अंग्रेज हो, कोई हो, वो 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। नंबर 1, वो ये कहते हैं कि अमेरिका को किस पोजीशन से लिया जा रहा है, अमेरिका और अमेरिका में रहने वाले मकीनों को किस हद तक देखा जा रहा है, और फिर दूसरा खारजा पॉलिसी को वो लिंक करते हैं कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी को आप किस एंगल से लेके चलते हैं। मैं खारजा पॉलिसी पर ही बात करना चाहूंगी, चूंकि डॉक्टर साहब आप पहले बात कर चुके हैं कि इंटरनल फैक्टर्स जो है बहुत मैटर करते हैं यूएस इलेक्शन में। अब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की भी थोड़ी बात कर लें। गजा जंग को लेकर मुस्लिम वोटर्स का रुझान किस तरफ है, और गजा जंग के तनाजुर में इलेक्शन के नताइज किस हद तक बदल सकते हैं, इससे मुतालिक आप क्या कहेंगे डॉक्टर हसन अस्करी साहब? देखिए, फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज बिल्कुल अहम हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला तो गज़ा का ही है। और गज़ा अगरचे ये दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इज़राइल को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इज़राइल की सपोर्ट अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का एक अहम पिलर है, लेकिन किस तरीके से आप सपोर्ट करेंगे, उसमें जो ट्रंप था वहाँ में जो यंग लोगों का जो एटीट्यूड हमें नज़र आया यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और जो क्रिटिसिज्म बाइडेन की हुकूमत का नज़र आया, उस पे कैश करने के लिए उन्होंने वो गुफ्तगू नहीं की जो कि कमला हैरिस ने की, जिसमें कि मुकम्मल सपोर्ट इज़राइल को एक्सटेंड की। और किसी स्टेज पे हमें ये चीज़ नज़र नहीं आई कि जो बाइडेन की हुकूमत थी वो जो वहाँ पे सीज़ फायर करवाने में बहुत ज़्यादा सीरियस हमें नज़र आती है। एक रवायती बयानात से आगे हमें नज़र नहीं आए। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर साहब, फॉरेन सेक्रेटरी जिनको हम कहते हैं, वो दौरे करते रहे, लेकिन उनका जो झुकाव जो था वही था, और यही चीज़ जो है कमला हैरिस के हक़ में नहीं गई। दूसरा ये है कि जो अमेरिका का जो ग्लोबल रोल है उसमें भी हमें कमी नज़र आई, जिसका एहसास वहाँ पे अमेरिका के अंदर भी है
कि जो ग्लोबल लेवल पे अमेरिका की एबिलिटी चीज़ों को मोल्ड करने की, अपने रुख में चलाने की कैपेसिटी जो है माजी की निस्बत पिछले 4 साल में कम हुई है। और तीसरा ये है कि जो ट्रंप का स्टाइल है उसमें शोर मचाना, नॉइजी स्टेटमेंट देना और ऐसी गुफ्तगू करना जो कि ऑडियंस को अपील करे, वो ज़्यादा वाज़े नज़र आती है। जबकि जो अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ट्रंप के स्टाइल की बात की तो हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो तकारीर की और जिस किस्म के ट्वीट्स किए गुज़िश्ता कुछ दिनों में, वो ख़ुद को एंटी इस्टेब्लिशमेंट के तौर पर पेश कर रहे थे। तो अमेरिका के इंतखाबात में एंटी इस्टेब्लिशमेंट कार्ड खेला जा सकता है और ये फ़ायदे में होता है या नुकसान में? देखिए, इस कॉन्टेक्स्ट में जो उन्होंने बातें की हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट, उसके अंदर यही फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज थे जिसकी वजह से उनके लिए ये जो है वो मुमकिन हुआ। और वहाँ इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा बड़े अंदाज में इस्तेमाल होती है, जिसमें इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है। हमारे जैसे मुल्कों में तो इसमें मुराद सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ही कही जाती हैं, या ब्यूरोक्रेटिक, टॉप ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है जो वहाँ भी है। लेकिन उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसका भी रोल है। ठीक है, वहाँ पे बहुत से लोग ट्रंप को ज़रा शक की नज़र से देखते थे, लेकिन उनकी अपील इसलिए ज़्यादा मौसर साबित होती है क्योंकि जो राइट विंग है वहाँ का, वाइट अमेरिकन है, ख़ासकर रूरल बेस्ड वाइट अमेरिकन है, कम एजुकेटेड अमेरिकन है, वो इस किस्म के स्लोगन जो ट्रंप ने रेज़ किए उसकी अपील ज़्यादा थी। और जो कामिला हैरिस है उसको एक बड़ा क्लियर डिसएडवांटेज था रूरल अमेरिका में और जो कंजर्वेटिव वाइट अमेरिकन में, कि एक तो ख़ातून थी, दूसरे ये है कि वो कलर्ड ख़ातून थी, यानी हिलरी क्लिंटन वाइट ख़ातून होने के बावजूद इलेक्शन में कामयाब ना हो सकी। तो ये भी एक डिसएडवांटेज था जो कि ट्रंप ने इस्तेमाल किया। मेरा अगला सवाल भी यही है कि रसूल बख्श रईस साहब, कमला हैरिस को खातून होना बतौर खातून कैंडिडेट उनके लिए ये एडवांटेज था या डिसएडवांटेज था? क्योंकि अमेरिका जैसी सोसाइटी में जहाँ पर तासुबात बहुत ज़्यादा हैं और स्पेशली जब सामने डोनाल्ड ट्रंप हों और एक सफ़ेद फार्म और स्याह फार्म का मुकाबला हो, तो किस अंदाज में आप देख रहे हैं किस हद तक एडवांटेज या डिसएडवांटेज था कमला हैरिस को? रसूल बख्श साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? गालिबन हमारी आवाज़ शायद नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर साहब, मैं ये सवाल आपके सामने रखती हूँ, जहाँ से आपने छोड़ा था, ये किस हद तक एडवांटेज या डिसएडवांटेज था? क्योंकि आपने देखा कि इससे पहले जो हिलरी क्लिंटन थी, गो के उनका रंग सफ़ेद था लेकिन फिर भी उन्हें बहुत से चैलेंजेस का सामना था, उनके निस्बत कमला हैरिस के लिए कितने चैलेंजेस थे? देखिए, एक चीज़ जहन में रखिए कि एक फैक्टर पे आप हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये एक फैक्टर डेफिनेटली था। हिलरी क्लिंटन की निस्बत कामला हैरिस को एक डिसएडवांटेज था। फिर ये है कि टाइम ड्यूरेशन कैंपेन का कामला हैरिस का कम नज़र आता है। और फिर जो कामला हैरिस जो बाइडन लेगेसी उनके ऊपर पड़ी हुई थी उससे वो बाहर नहीं निकल सकी हैं। और उसको जो ट्रंप है उसने काफ़ी कामयाबी से जो है अपने लिए इस्तेमाल किया कि अमेरिका की जो पॉलिसी, जो ट्रंप के ख़्याल में ज़वाल की पॉलिसी थी, वो कंटिन्यू करेगी। और वो उसने ये ख़बर सुनाने की कोशिश की कि हालात को बेहतर करेगा और अमेरिका की जो हैसियत है वो पहले से बेहतर होगी। अगर अब हमें नहीं पता कि बेहतर होगी कि नहीं होगी, लेकिन ये है कि ये मैसेज जो है वो अमेरिका में काफ़ी दूर तक गया, ख़ुसूसन जो कहना चाहिए लेबर क्लास है, जो वहाँ इवन जो वहाँ पे जो एफ्रो अमेरिकन हैं वो भी अच्छे खासे जो है कामला हैरिस के हक में बड़ा वैलिड पॉइंट रेस किया डॉक्टर साहब आपने। इसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ के लेके जाना चाहती हूँ। कोका फरशोरी साहब और अजमत गिल साहब ने भी कर लिया।